हमने कल बात करनी शुरू की थी डीपीडीपी एक्ट और जीडीपीआर की कंपैरिजन की। आज हम सिमिलैरिटीज की कुछ डिटेल्स में जाएंगे और आने वाले वीडियोस में डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे। डीपीडीपी एक्ट 2023 भारत के लिए, जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जहाँ पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीडीपी एक्ट और जीडीपीआर में सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस देखने की हमें ज़रूरत क्या है? हमें ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जीडीपीआर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है, क्योंकि वो काफ़ी साल से इम्प्लीमेंट हो चुका है और बहुत से देश ऐसे हैं जो जीडीपीआर के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। सिमिलैरिटीज तो सबके साथ है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सीधा कहते हैं कि हम जीडीपीआर की नॉर्म्स को ही फॉलो करेंगे और अपना रूल ही ऐसा है। और अगर आप कल को ये चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस भारत से बाहर लेके जाएं, या आप ये चाहते हैं कि आपके मल्टीपल ऑफिस हों यूरोपियन यूनियन में, या आप ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के लोगों का डेटा भी आप प्रोसेस करें, तो आपको जीडीपीआर से कंप्लाइंट होना पड़ेगा। इसलिए आपको डीपीडीपी एक्ट और जीडीपीआर की सिमिलरिटीज पता लगने में फायदा है और आगे चलते डिफरेंसेस भी बताएंगे। पहली जो कैटेगरी है वो है प्रिंसिपल्स। बहुत साधारण सी बात है कि क्योंकि दोनों प्राइवेसी के नॉर्म्स हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स तो कॉमन होंगे ही। प्रिंसिपल्स कौन से? जैसे ट्रांसपेरेंसी, आप क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे और कब और कैसे डिलीट करेंगे। ये पांचों प्रोसेसेस मैनेज करने बहुत जरूरी है और ये आपके डेटा प्रिंसिपल्स को भी पता होना चाहिए, आपके डेटा सब्जेक्ट्स को भी पता होना चाहिए। इसी को ट्रांसपेरेंसी। दूसरा प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी का, जिसमें हम कहते हैं कि जो डेटा फिड्यूशियरी है, जिसमें हम इंडिया में फिड्यूशियरी कहते हैं और यूरोप में हम उसे डेटा कंट्रोलर कहते हैं जीडीपीआर के अंडर। तो वो जो डेटा फिड्यूशियरी या कंट्रोलर है, उसकी जवाबदारी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर उसके यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है तो डेटा सेफ है या नहीं। डेटा सिर्फ उतना कलेक्ट कीजिए जितना चाहिए। डेटा मिनिमाइजेशन का फॉर्मूला लीजिए। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, हमें बैंक में अकाउंट खोलना है, बैंकर को मेरा नाम चाहिए, मेरा पता चाहिए, मेरा फोन नंबर चाहिए, मेरा ईमेल आईडी चाहिए, मेरा यूनिक आइडेंटिफायर, आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। उसको मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं। मैं किसी को नॉमिनी रखना चाहता हूँ, मैं जॉइंट अकाउंट होल्डर रखना चाहता हूँ, तो मैं उनके नाम दे सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल नहीं। तो बैंक को अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, मुझसे और इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी चाहिए। अगर कल को बैंक की तरफ से कुछ ब्रीच होता है और वो मेरे परिवार की इन्फॉर्मेशन निकलती है, तो बैंक को उसका क्या फायदा? बैंक को उल्टा नुकसान। क्यों? उन्होंने ऐसा डेटा रखा अपने पास जो उनको नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि ब्रीच उनके यहाँ से हुआ, इसलिए जिम्मेवारी उनकी है। इसलिए डेटा वो कलेक्ट करें जो आपका पर्पज सॉल्व करता हो, जो कि कंसेंट मैकेनिज्म जिसे कहते हैं। कंसेंट में दोनों रेगुलेशन में कॉमन है, हालांकि कंसेंट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो हम डिफरेंसेस में डिस्कस करेंगे। और डेटा उतना ही लीजिए जितना आपको चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के कंसेंट के साथ, क्लियर पर्पस के साथ लॉफुल प्रोसेसिंग कीजिए। दूसरी बात आती है डेटा सब्जेक्ट की या डेटा प्रिंसिपल के राइट्स की। डेटा सब्जेक्ट और डेटा प्रिंसिपल्स के राइट्स में है राइट टू एक्सेस। वो अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। उनका राइट है कि वो अपना डेटा करेक्ट करवाना चाहते हैं तो आपसे करेक्ट करा लें, अगर इरेज करवाना चाहते हैं तो आपसे इरेज करा लें। और अगर डेटा की कॉपी चाहिए तो वो चाहते हैं कि आप उनको एक कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप उन्हें दे दीजिए, जिससे कि वो किसी और प्रोवाइडर के पास जाए तो उन्हें दोबारा इन्फॉर्मेशन देनी पड़े उस प्रोवाइडर को। आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें और उससे उनका काम चल जाए। उसे राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी कहते हैं। और लॉफुल प्रोसेसिंग तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। कंप्लायंस और एनफोर्समेंट में क्या सिमिलरिटीज हैं? हिंदुस्तान में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है और वहां पे हर स्टेट का अपना बोर्ड होना जरूरी है। हर एक मेंबर स्टेट को बोल दिया गया है कि आपको अपना डेटा प्रोटेक्शन या जीडीपीआर के अंडर चलने वाला एक बोर्ड होना चाहिए, जिसका रोल बहुत कॉमन सी बात है। कंप्लायंस मैनेज हो रही है कि नहीं, रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं, ब्रीच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एस्केलेशंस, ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स, ठीक, ये बोर्ड्स का रोल है। ब्रीच नोटिफिकेशन दोनों दोनों जगहों, उनके लिए भी जरूरी है कि कोई ब्रीच तो वो नोटिफाई करें। हिंदुस्तान में भी जरूरी है कि कोई ब्रीच हो तो नोटिफाई करें। टाइमलाइंस का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ये कह रहे हैं कि अपने प्रिंसिपल्स को भी और अपने रेगुलेटर्स को भी रिपोर्ट करें कि आपके यहाँ से ब्रीच हुआ है, विद बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। क्या ब्रीच हुआ, क्यों हुआ और आप उसको कैसे मिटिगेट कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके। दोनों तरफ फाइनेंशियल पेनल्टीज है। हिंदुस्तान में 200 से 250 करोड़, डिपेंडिंग ऑन कि आपसे क्या ब्रीच हुआ है। और जीडीपीआर के अंदर ये फाइनेंशियल पेनल्टी जो है वो आपकी कंपनी के एनुअल
इंटरनेशनल टर्नओवर का 2% से 4% तक के बीच में। डीपीओ अपॉइंट करना दोनों जगह मैंडेटरी है। अगर हिंदुस्तान में हमेशा सिग्निफिकेंट डेटा प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कंपनीज लार्ज वॉल्यूम पे सेंसिटिव डेटा प्रोसेस करती है, और जीडीपीआर कहता है कि जो लोग लार्ज स्केल प्रोसेसिंग कर रहे हैं उनके लिए डीपीओ जरूरी है। डीपीओ सबके लिए जरूरी है, लेकिन इन कैटेगरीज के लिए डीपीओ इन हाउस होना चाहिए। इंडिया कहता है इंडिया बेस्ड होना चाहिए। तो डीपीओ की ये कंडीशन है। जीडीपीआर ने कंट्रोलर्स में सिग्निफिकेंट कंट्रोलर टर्म नहीं यूज की, लेकिन डीपीओ इंटरनल उसके लिए होना चाहिए जो कि लार्ज स्केल सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहा है, जिसको हिंदुस्तान में हम सिग्निफिकेंट डेटा कहते हैं। तो ये कुछ समानताएं हैं भारत के डीपीडीपी एक्ट और यूरोप के जीडीपीआर में। हम आने वाले वीडियोस में डिफरेंसेस की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें